हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। और आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करता है। चूँकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक है और ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, मीन्स हम लोग, और जो है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करना। ठीक, जैसे कि देखो, अगर रिप्रोडक्शन का हम लोग संधि विच्छेद भी करें तो क्या होगा? री प्लस प्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन, री मीन्स पुनः और प्रोडक्शन मीन्स अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करना। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे इंसान जो है अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करके अपने वंश को या अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाता रहता है और हम लोग का अस्तित्व बना हुआ है। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, अब चूंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, अच्छा, अब रिप्रोडक्शन में एक चीज़ आता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट। अच्छा हाँ, ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कि कैसे हम लोग नई पूरी संतानों को उत्पन्न करते हैं, क्या कैसे, तो ये जो पूरी प्रोसेस एक वे में चलती है, जिस सिस्टमेटिक वे में, उसको पूरे इवेंट्स को, उसमें जो जो इवेंट्स घटित होते हैं, सारे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल इवेंट्स occurring during reproduction, all events occurring during reproduction। ठीक, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जितने भी इवेंट्स जो है हम लोग के घटित होते हैं, सारी इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी में जानते हो, अब इसका जो है सीक्वेंस दिया है कि पहले कौन सा इवेंट घटित होता है, उसके बाद कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। और यही सीक्वेंस जो है एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में या अन्य भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से पूछता है कि कौन सा इवेंट कब घटित होता है। इनका सीक्वेंस बताना होता है हम लोग को। कभी कभी क्या करते हैं कि सीक्वेंस को डिटेल में दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सा आगे पीछे है, और कभी कभी केवल नाम दे के पूछ लेते हैं कि क्या कैसे होता है। तो और थोड़ा एक बार देख लेते हैं, और इन्हीं इवेंट्स के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है, फिर रिप्रोडक्शन हमारा खत्म। पहला इवेंट कौन सा है भाई? तो पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसा कि नाम ही बता रहा है, गैमीट। हाँ, गैमीट और जेनेसिस, गैमीट का निर्माण। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट का निर्माण। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, एक सेकेंड, ये फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इस प्रोसेस में क्या होता है? अब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले गैमीट्स ही तो बनेंगे। अगर मेल गैमीट बन रहा है तो जो है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, फीमेल गैमीट बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। अच्छा, मेल गैमीट जिस प्रोसेस से बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ये मेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जेनेसिस, और फीमेल गैमीट जिस प्रोसेस में बनेगा उसको हम लोग कहेंगे oogenesis। oogenesis, ठीक। तो गैमेटोजेनेसिस को जो है एक तरह से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस oogenesis। और इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेगा और oogenesis में ओवम बनेगा। टोटल मिला के हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक, जेनेसिस। हाँ, ये हो क्या? दूसरे इवेंट पे चलते हैं, पहले इन सबको मिटा दें। दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स कि जब
स्पर्म जो है ह्यूमन, क्योंकि ओवम तो जो है जाता नहीं है, ओवम तो वहीं पे फर्टिलाइज होता है, फीमेल में ही रहता है। जब मेल का स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। भैया गैमीट बना के क्या फ़ायदा जब वो गैमीट पहुंच ही नहीं पाया तो। हाँ, तो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो जो है मेल के स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक, मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र की प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अच्छा, अगली चीज़ क्या है? अगला है अपना फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म एंड ओवम के मिलने की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में क्या ही लिखना। ठीक, जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्थ प्रोसेस क्या है? फोर्थ प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। जब मेल एंड फीमेल के स्पर्म एंड ओवम के मिलने से ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 8 सेल्ड मारुला एंड जो है 16 सेल्ड ब्लास्टुला बनता है। ठीक, और जो ब्लास्टुला होता है वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम में आके जब जो है बैठता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, कह सकते हो कि ब्लास्टुला का इंडोमेट्रियम से चिपकना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं जेस्टेशन की। तो जेस्टेशन, जेस्टेशन भैया वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जिस समय बेबी का ग्रोथ होता है माँ के पेट में। 9 महीने का पीरियड होता है, मंथ्स में अगर कैलकुलेट करें तो 9 महीने और 2 हफ्ते, 9 महीने 10 दिन, हाँ तो वही 9 महीने 1 हफ्ते। और दिन में अगर काउंट करें तो 239 दिन, 239 डेज क्या पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। इसमें जो है बेबी का ग्रोथ होता है, क्या कैसे कब इसके क्या आर्गन बनते हैं, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे जब जेस्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के पेट में उसके, तो इस प्रोसेस को हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, सिक्स प्रोसेस क्या है? सिक्स प्रोसेस है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, जब बेबी का जन्म होता है, मीन्स जब उसकी मम्मी में लीवर पेन शुरू होता है, बेबी के जन्म होने के लिए फर्टाइल इजाकुलेशन रिफ्लेक्स शुरू होता है, मीन्स बेबी के जन्म की प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो इतनी चीज़ें तो एनसीईआरटी में थी हमारी, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन कुछ किताबों में एक दो जगह हमने देखा है कि इसके बाद भी एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है लैक्टेशन। इसको भी ये लोग जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट में रखते हैं। मीन्स जब तक मदर ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीड कराती है बेबी को, तो इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना लैक्टेशन कहलाता है। हालांकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन जो है अन्य कुछ किताबों में दिया गया, नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन के बारे में। देखो, अरे एक सेकंड, अभी हम लोग आगे आ गए हैं एक्चुअली, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक स्लाइड पीछे। हाँ, इधर पे ह्यूमन जो हो, सॉरी, एक होता है, दो टर्म होते हैं। देखो, एक होता है ओवीपेरी,
या ओविपेरस, और एक होता है विविपेरस। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओविपेरस जो होते हैं, ये जो है अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। एंड विविपेरस क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने मीन्स बच्चे पैदा करते हैं। गिव बर्थ टू, विविपेरस मीन्स जो होता है, जो जो जीव बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, उनमें अंडे वाली प्रोसेस नहीं होती, उसे जो है विविपेरस कहते हैं। एंड ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ह्यूमन जो होता है वो ओविपेरस होता है। यहाँ पे हम लोग को मेन रूप से ह्यूमन की ही बात करनी है। तो ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कार्डेट्स आते हैं या स्मॉल एनिमल्स आते हैं। मीन्स मैमेलियंस ज़्यादातर विविपेरस होते हैं, और जो है बाकी चीज़ें ओविपेरस होती है। अच्छा, मैमेलियंस में भी कुछ ऐसे हैं जो ओविपेरस होते हैं, जैसे एकेडिना, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और कुछ चीज़ें क्या है, हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है, इसको पहले मिटा दे। हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से मिलता है? तो हम लोग का न्यूट्रिशन, आप लोग बताएं भाई, कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन हम लोग का मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा मीन्स जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है और न्यूट्रिशन का भी काम करती है, हम लोग आगे समझेंगे। अच्छा, और ये जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ये ओरिजिन में कैसे होते हैं? कौन बताएगा ये कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओरिजिन में कैसे होते हैं? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने ओरिजिन में होते हैं, बताओ बताओ बताओ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के। कैसे होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन के। मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक। ये हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर ली, एंड न्यूट्रिशन कहाँ से क्या प्रोवाइड करता है इसकी बात कर ली। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेक्स ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वे सेक्स ऑर्गन जिनसे जो है स्पर्म या ओवम का निर्माण होता है। मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। सॉरी, यहाँ पे आर होगा, ऐसे इसको लगा लेना, ठीक। तो मेल में स्पर्म एंड जो है फीमेल में ओवम का निर्माण करते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मीन्स टोटली कह सकते हो या कि ये गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। गैमीट्स में तो स्पर्म एंड ओवम आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेल्स में क्या है? मेल में है टेस्टिस। टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टिस से बनता है स्पर्म। फीमेल में क्या है? फीमेल में है ओवरी, एंड ओवरी से क्या निकलते हैं? ओवम, ठीक। तो ये हो गया हम लोग के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो वे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट तो नहीं प्रोड्यूस करते, डो नॉट प्रोड्यूसेस गैमीट बट इसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन। गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो है ये इसेंशियल होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। जैसे कि और चीज़ें हेल्प करते हैं, हार्मोन देंगे, लुब्रिकेंट्स देंगे, और तमाम चीज़ें दुनियादारी रहती है इनकी। आ जाओ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे जो गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं और बाकी जो है हेल्प करते रहते हैं। तो मेल्स में हो गया वासाई फ्रेंसिया, अरे यार हाँ, मेल्स में हो गया वासाई फ्रेंसिया,
पेनिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट, और जितने भी तुमको याद है अपना देख लेना। फीमेल्स में हो गया अपने फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। और हो गया यूट्रस, वेजाइना, वेजाइना जानती हो, और मेमरी ग्लैंड ये भी जानते हो, बर्थोलिन ग्लैंड ये भी जानते हो, और जो है अपना एक्सटर्नल जेलाइटेनिया। तो ये जो है कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है जो आपको वैसे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्राइमरी अगर पता है तो उसके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो सेकेंडरी होगा, मार लेना। ठीक, अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कायदे से जानते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। मेल, देखो टेस्टिस क्या होता है। पहली बात तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो होता ही है, तो वर्क्स एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से काम करने का मतलब ये कि जो है ये अपने हार्मोन्स भी निकालता है, और हार्मोन्स कौन से निकालता है, वही टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह निकालता है। टेस्टोस्टेरॉन्स में मेनली एंड्रोजन्स होते हैं जो अपने मेल कैरेक्टर्स को बढ़ाते हैं और ये सब पाते हैं कुछ। ठीक, टेस्टिस दो पेयर होते हैं, सबको पता है कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो ये जो है एब्डोमेन के नीचे जो है, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में छोटे से पाउच में सिचुएटेड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक, शेप इनका कैसा होता है, तो शेप की बात करें, शेप इनका ओवल होता है। साइज के बारे में पूछा जाता है, एक दो बार नीट वगैरह में पूछा गया है, तो टेस्टिस का जो है लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, और जो है इसकी चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। और टेस्टिस जो है अपने स्क्रोटम में जो है प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आके सिचुएटेड हो जाता है। स्क्रोटम में प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आ जाता है। चलो आओ कुछ और बातें कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में इम्पोर्टेंट। तो टेस्टिस के बारे में ये तो जान ही गया कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो है टेस्टिस जो है उसके बाहर क्यों सिचुएटेड होता है। ये मान लो हमने टेस्टिस बना दी, ये टेस्टिस जो है हमारे शरीर के बाहर क्यों सिचुएटेड होता है। तो टेस्टिस हमारे बाहर शरीर के इसलिए सिचुएटेड होता है क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री का कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल होता है। तो इसलिए टेस्टिस जो है हमारे शरीर के बाहर सिचुएटेड होता है। लेट सपोज ये टेस्टिस का एक ऐसे ही उल्टा सीधा डायग्राम है, रफ डायग्राम। हाँ, तो ये अगर आप देख रहे होंगे ये रेड वाली जो लाइन्स है, ये रुको हाइलाइटर ले लें, पॉइंटर, हाँ, ये जो लाइंस दिख रही हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड। ये जो स्पर्मेटिक कार्ड है ये क्या काम करता है कि एब्डोमेन से टेस्टिस के लिए वो जो सारे नर्व सप्लाई का काम होता है इधर नीचे टेस्टिस के लिए, दोनों टेस्टिस में ये जाके ऐसे मिला होता है, और जितनी भी नर्व सप्लाई का काम होता है ये भैया हमारे स्पर्मेटिक कार्ड के थ्रू जो है सारी नर्व्स आती जाती है। और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है इनग्वाइनल कैनाल। ये टेस्टिस को क्या काम करता है, ये टेस्टिस को जोड़ता है किससे, कैसे आएंगे वहाँ से, ये पेन हमारा, हाँ, ये जो इनग्वाइनल कैनाल है ये टेस्टिस को जोड़ता है किससे, एब्डोमेन से। अटैच टेस्टिस टू एब्डोमेन। ये जो इनग्वाइनल कैनाल है ये टेस्टिस को एब्डोमेन से जोड़ता है। ये मान लो इसके ऊपर ये पेट है, पेट वाला पोर्शन, इधर ये जो है इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है टेस्टिस से जुड़ा होता है। आप लोग देखते महसूस कीजिए। हाँ, और ये जो है नीचे अपने टेस्टिस हैं दोनों। ठीक, ये टेस्टिस हो गए, टेस्टिस में नर्व सप्लाई आई है स्पर्मेटिक कार्ड के द्वारा। अच्छा, ये जो सैक है पूरा ये वाला,
ये जिस पे मेरा पॉइंटर भी जा रहा है, जो सैक है इसको जो है स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटल सैक कहते हैं, तो पता ही है आप लोग को। और ये जो पीले पीले नर्व्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये और ये नीचे से स्क्रोटम से जुड़े होते हैं और जो है टेस्टिस से इधर से जुड़े होते हैं। तो ये जो है टेस्टिस और स्क्रोटम से जुड़े होते हैं और इसको जो है पकड़े होते हैं। जब पकड़े रहेंगे, पकड़े किस लिए रहते हैं, ताकि टेस्टिस इधर उधर जर्क लगने पर या इधर उधर होने पे थोड़ा इसकी पोजीशन ना गड़बड़ हो पाए। टेस्टिस को एक पोजीशन में रखें, निश्चित पोजीशन में रखें, उल्टा सीधा ना होने पाए, क्योंकि आप जानते हो टेस्टिस नहीं तो तुम्हारी संतान नहीं, टेस्टिस नहीं तो तुम्हारा जनरेशन गया। मीन्स अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, टेस्टिस। एक बार अगर आपके पास पेनिस नहीं होगा तो आपका बेबी हो सकता है, लेकिन आपके पास अगर टेस्टिस नहीं है तो आपके पास बेबी नहीं हो सकता। एक दो बार ये एफएमसी में क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है कि एक सोल्जर है जैसे, या बम फटने से या कुछ होने से, मतलब सिचुएशन दी गई कि उसका पेनिस तो हट गया लेकिन टेस्टिस है, तो क्या वो उसका बेबी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसे सवालों में उसका बेबी हो सकता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनता है ना कि पेनिस में। लेकिन अगर आपका पेनिस सॉरी अगर आपका टेस्टिस चला गया तो आपको फिर जो है स्पर्म ही नहीं बनेगा, तो भैया पेनिस लेके क्या अचार डालोगे। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गई। अब थोड़ा सा आगे भी बात करना है। आजा। अच्छा, ये जो गुबरनुकुलम है ये फाइब्रस कार्ड से जुड़ा होता है, ये तो ठीक है, बता दी। टेस्टिस को पोजीशन में रखता है, ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ और जानकारियाँ जान लेते हैं। हम्म, जो स्क्रोटम की मसल्स है, अरे यार सॉरी, एक सेकंड जरा मुझे बैक आना है। हम्म, अब मैं खोलता हूँ ब्लैक बोर्ड। ठीक, जो मसल्स ऑफ स्क्रोटम है, मसल्स ऑफ स्क्रोटम जो है, जो किसकी बनी होती है, ये कौन सी होती है, तो ये होती है डार्टोस मसल्स। कौन सी, डार्टोस मसल्स। और ये दो मसल्स और होती हैं जो टेस्टिस की पोजीशन चेंज करती हैं। ये भी हायर एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल एंड जो है डार्टोस मसल, ये जो स्क्रोटम की मसल्स है, डार्टोस मसल, ये जो है क्या करती है, चेंज द पोजीशन ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस की पोजीशन चेंज करती है। चेंजेस पोजीशन ऑफ टेस्टिस, तो ये जो है टेस्टिस की पोजीशन को चेंज करती है। कौन कौन सी, क्रीमेस्टर एंड डार्टोस मसल्स। ठीक, और जो है कुछ हमारे काम की जानकारी ये है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, तो मसल्स ऑफ, ये देखो ये सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना कि बुद्धि खराब हो जाती है वहाँ पे देखने में। अरे यार डेट्रूसर लगाएं, क्या लगाएं, डार्टोस लगाएं, तो इसी के लिए मैं इनको एक साथ लिखवा देता हूँ। मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कौन सी होती हैं, ये होती है डेट्रूसर मसल्स, DETRUSSERS, डेट्रूसस मसल। तो ये जो हो गई हमारी क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल, क्या करती हैं, पोजीशन चेंज करती हैं। और स्क्रोटम की मसल को जो है डेट्रूसर मसल कहा, डार्टोस मसल कहा जाता है, सॉरी। और जो है यूरिनरी ब्लैडर की मसल को डेट्रूसर मसल्स कहा जाता है। ठीक, अब देखो
टेस्टिस वाले खेल में भी बहुत से खेल हैं। खेल ये है कुछ कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस कैसा होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ज़्यादातर मैमल्स में टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो कि चालाक किस्म के मैमल्स हैं, उनमें जो है टेस्टिस कुछ में तो ऐसा होता है इंट्रा एब्डोमिनल होता है। इंट्रा एब्डोमिनल में आ जाएंगे जैसे व्हेल, अपनी व्हेल मछली आ गई, डॉल्फिन आ गई। हाँ, तो एक्वेटिक मैमल्स में, रुको इनको मिटा के तब अच्छे से लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बताया था। और जो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें जो है टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। कैसे? इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में कौन से आ गए? इंट्रा एब्डोमिनल में वही आ जाएंगे, रुको हेडिंग डाल के लिख देते। इंट्रा, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अपना समझ लेना। एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में अपने आ जाते हैं, मीन्स वो टेस्टिस जो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में टोटल सेक्स से बाहर टेस्टिस पाए जाते हैं, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल वाले स्पीसीज में टेस्टिस अंदर पाया जाता है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? तो इनमें आ जाएंगे प्रोटोथीरियंस, इनमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होगा। इसको मोनोट्रिम्स भी कहते हैं, मोनो ट्रिमेटा या ट्रिम्स, जो भी लिख लो। ये हो गए मोनोट्रिम्स हो गए, मीन्स प्रोटोथीरियन हो गया। अपना हाथी जो है, इसमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है। कभी देखे हो क्या हाथी का टेस्टिस बाहर? जब उसको प्रोडक्शन करना होता है तभी निकलता है, ठीक। और जो है आ जाता है एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स का तो मैंने बता ही दिया, एक्वेटिक। यार पेन का क्या सीन है? एक्वेटिक मैमल्स, इनमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है। अच्छा, एक्वेटिक मैमल्स के एग्जांपल भी हम लोग को दिए गए हैं, कौन कौन से? तो एक दिया गया है व्हेल, एक दिया गया है डॉल्फिन। तो सॉरी, डॉल्फिन की स्पेलिंग शायद गलत है। एक दिया गया है व्हेल, एक दिया गया है डॉल्फिन, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्वेटिक मैमल्स। अब कुछ ऐसे भी चालाक एनिमल्स हैं जिनमें टेस्टिस जो है वो कहना हम वो कहे ना हम अंदर टेस्टिस रखेंगे और ना हम बाहर टेस्टिस रखेंगे। हाँ, तो ऐसे एनिमल्स जो है कहलाए सीजनल ब्रीडर्स, तो ज़्यादा ही चालाक थे। सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स जो थे ये जो है टेस्टिस को अंदर बाहर दोनों जगह अपना रखते थे, ठीक। ठीक है, तो इनमें क्या था कि ड्यूरिंग सीजन और ऑफ सीजन वाला सीन रहता था। ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन। ड्यूरिंग सीजन में इनका टेस्टिस क्या होता था? बाहर हो जाता था।
ड्यूरिंग सीजन में टेस्टिस बाहर एंड ऑफ सीजन में टेस्टिस अपना छिपा लेते थे। चालाक थे ना। तो ये जो है ये कहलाए हमारे सीजनल प्रीडेटर। इसमें आता है हमारा रैट। इसका एग्जांपल है हमारा चूहे। चूहे बहुत चालाक होते हैं गुरु, बच के रहना। रैट, तो ये रैट जो है सीजनल ब्रीडर्स थे। इनका जो है सीज़न के दौरान तो टेस्टिस बाहर होता है, लेकिन जो है ऑफ सीजन में इनका टेस्टिस अंदर हो जाता है। ठीक, और एक दो टर्म है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis मीन्स गैमेटोजेनेसिस। तो देखो, एक टर्म है अपना क्रिप्टोआर्किटिज्म। क्रिप्टोआर्किटिज्म मीन्स स्टेरिलिटी। हाँ, जब एक या दोनों टेस्टिस हाँ निकलने में फेल हो जाते हैं, मीन्स जब 7th मंथ में जब जो है किसी रीज़न बस कहीं एक टेस्टिस नहीं आ पाया या दोनों टेस्टिस नहीं आ पाए, तो जो है इस प्रोसेस को हम लोग क्रिप्टोआर्किटिज्म कहते हैं। ये जो है नपुंसकता काज कर सकता है, में काजेज स्टेरिलिटी। और दूसरा टर्म है इनग्वाइनल हार्निया, जिससे शिकार आजकल लोग ज़्यादा ही हो रहे हैं। कई बार देखते हैं क्या होता है कि कई लोग, जैसे होता है कि कुछ लोग ज़्यादा तेज़ साइकिल चलाएं या कहीं कुछ हुए, या कई क्रिकेटर्स हो गए ऐसे ही दौड़ते हुए खेल रहे हैं या कुछ मीन्स कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा काम धाम करते हैं और लंगोट वंगोट नहीं पहनते, उनको लंगोट पहनने की या कुछ ऐसी चीज़ पहनने की सलाह दी जाती है जो पकड़े टेस्टिस को, मीन्स ज़्यादा मूवमेंट ना करने दे। तो ऐसे लोग को क्या होता है, टेस्टिस का इनग्वाइनल कैनाल, जो अभी हम लोगों ने फिगर दिखाया था ये वाला, ये जो इनग्वाइनल कैनाल होता है तो ये जो है धीरे से टूट जाता है। और ये जब टूट जाता है तब क्या होता है साहब, तब फिर ये होता है आफ्टर डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इनग्वाइनल कैनाल, जो फाइब्रस टिश्यू से होता है ये लूप ब्रेक हो जाता है और जो है इंटेस्टाइन की नसें जो हैं आ जाती हैं स्क्रोटम में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनग्वाइनल हार्निया। और जो है टेस्टिस बहुत बड़ा हो जाता है और फिर इसका ऑपरेशन होता है। ये देखो, ये है, ये नसें जैसे अब खींची, ये थोड़ा सा टूटा, ये खींची, और जो है इधर की सारी नसें ऐसे 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 आ गए अंदर। इसके अंदर जब आ गए तो इस प्रोसेस को जो है यहाँ अब ये ऐसे ऐसे आ गई, तो ये जो है अब ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा और फिर इसको जो है ऑपरेशन करके निकालते हैं। ये हो गया, तुमको हार्निया हो गया। जिनका हार्निया होता है उनका टेस्टिस बहुत बड़ा हो जाता है इसी रीज़न से। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एंड उसके बाद फिर जो है ओवम का फॉर्मेशन की बात हम लोग करेंगे, और इसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको साथ में बनने के लिए, आप हमारे साथ में बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।